हाय एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ऑफ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस। मेरा नाम है रूपेंद्र सिंह। मैं डायरेक्टर हूँ कैटलिस्ट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का और फैकल्टी हूँ लाइफ साइंसेस की। आज हम लोग ईसे इकोलॉजी में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करने जा रहे हैं, एनिमल बिहेवियर का। इस टॉपिक को, जिसको हम लोग हैमिल्टन्स रूल के नाम से यहाँ पे मैंने मेंशन किया हो, इस टॉपिक के दौरान हम पढ़ेंगे ग्रुप सिलेक्शन, किन सिलेक्शन, एल्ट्रिज्म और रेसिप्रोकल एल्ट्रिज्म। उन टॉपिक्स को भी हम कवर करेंगे। बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है बट बहुत ही इंपॉर्टेंट है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से। देखिए, आप भी जानते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म प्रेफर करता है ग्रुप में रहना, क्योंकि ग्रुप में रहने पे उसकी नीड्स फुलफिल होना इजी हो जाता है। अब बात होती है कि किसी भी ग्रुप के सरवाइव करने के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप के मेंबर्स कुछ कंप्रोमाइज़ेस करें, क्योंकि अगर हर इंडिविजुअल सिर्फ अपने विषय में सोचेगा तो ग्रुप सरवाइव नहीं करेगा। तो ग्रुप के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि ग्रुप के मेंबर सेक्रीफाइसेस करें और ग्रुप की नीड्स को प्रायोरिटी दें अपनी नीड्स के कंपैरिजन में। और इसीलिए किसी भी ग्रुप के सर्वाइवल के लिए ज़रूरी हो जाता है कि वो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो करे। तो व्हाट इज़ एल्ट्रिज्म, उसकी भी बात करेंगे। ठीक है, आइए देखते हैं पहले क्या है। तो फॉर वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ए ग्रुप इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। फॉर एनी ग्रुप टू सर्वाइव इट इज़ इंपॉर्टेंट that individuals of that group control their rate of consumption of resources and rate of breeding to ensure that group would not become extinct। यानी वो अपने रिसोर्स कंजम्पशन, अपनी ब्रीडिंग को इस तरह से कंट्रोल करें ताकि ग्रुप सर्वाइव करता रहे। एल्ट्रिज्म रेफर्स टू व्हाट इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। भी मैंने बोला कि एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर इंपॉर्टेंट क्वालिटी किसी भी ग्रुप की। तो एल्ट्रिज्म का मतलब क्या, व्हाट इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होता है कि जब आप किसी के लिए, किसी को कुछ फ़ायदा पहुंचाने के लिए कुछ कॉस्ट बियर करने को तैयार हो। ठीक है, सपोज एक एग्जांपल के तौर पे बोलूं कि आप बस में जर्नी कर रहे हैं, आप आराम से सीट पे बैठे हुए, तो कोई बगल में कोई ओल्ड लेडी आके अगर खड़ी हो गई एंड यू ऑफर्ड योर सीट टू दैट लेडी, तो दिस इज एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर, है ना। क्योंकि नाउ यू अंडरस्टैंड दैट वंस यू ऑफर योर सीट टू दैट लेडी, अब आपको पूरा जो आपकी जर्नी है वो खड़े होकर पूरी करनी पड़ेगी। तो दैट इज़ द कॉस्ट यू आर गोइंग टू बॉर्न एंड द लेडी, है ना, यू हैव गिवन सर्टेन बेनिफिट टू दैट लेडी कि वो आराम से बैठ के जाएंगी। सो इट वॉज द बेनिफिट फॉर एंड कॉस्ट फॉर यू। ठीक है, तो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर का मतलब क्या होगा। एल्ट्रिज्म रेफर्स टू एनहेंसमेंट ऑफ द फिटनेस ऑफ द रेसिपिएंट इंडिविजुअल बाई एक्ट्स दैट रिड्यूस द इवोल्यूशनरी फिटनेस ऑफ द डोनर इंडिविजुअल। ठीक है, तो रेसिपिएंट इंडिविजुअल की तो फिटनेस इंक्रीज हो रही है बट डोनर इंडिविजुअल की फिटनेस डिक्रीज हो रही है उस एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर की वजह से। ठीक है, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर ऑफन टेक्स प्लेस, अब ध्यान दीजिएगा, एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर टेक्स प्लेस बिटवीन जेनेटिक रिलेटिव्स, यानी जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ये बिहेवियर शो किया जाता है। वेयर इट इज मोस्ट लाइकली टू बी एक्सप्लेन बाई थ्योरी ऑफ किन सिलेक्शन। अब किन सिलेक्शन क्या होता है उसकी बात कर लेते हैं। देखिए, बहुत अच्छा आपको उदाहरण दूं, हर्बर्ट स्पेंसर का नाम आपने सुना होगा। हर्बर्ट स्पेंसर ने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया था जो यहाँ से आप उसको जस्टिफाई करते हो, और उन्होंने क्या बोला था कि आई वुड प्रेफर टू डाई फॉर माई 8 कजन्स। वो स्टेटमेंट यहाँ से जस्टिफाई होता है। व्हेन ही सेड आई वुड प्रेफर टू डाई फॉर माई 8 कजिन, व्हाट ही मेंट बाय दैट स्टेटमेंट, अभी मैं आके उसको एलैबोरेट करूँगा। तो सबसे पहले बात करते हैं किन सिलेक्शन की। किन सिलेक्शन क्या हुआ। किन सिलेक्शन इज अ फॉर्म ऑफ सिलेक्शन इन विच जेनेटिक इंडिविजुअल्स promote the survival of the kin। ठीक है, promote the survival of the kin that carry the same alleles। बात समझ पाए। जब हर्बर्ट स्पेंसर ने बोला कि आई वुड प्रेफर टू डाई फॉर माई 8 कजिन्स, तो उनका कहने का मतलब है जो भी एलील्स हर्बर्ट स्पेंसर कैरी कर रहे हैं वो सारे एलील्स उनके 8 कजिन्स में मिला के हो जाते हैं। तो we are actually, as human beings, we are just conduit. We just pass on genes from one generation to the next generation. So all the alleles which Herbert Spencer were carrying, they will be passed on from one generation to the next generation through his cousins also. So even if he dies, his alleles will be passed on. Okay? तो वो यहाँ पे बात हो रही है कि kin selection is a form of selection in which genetic individuals promote the survival of the kin that carry the same allele. According to W.D. Hamilton, natural selection will favor altruism। नेचुरल सिलेक्शन एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कब फेवर करेगा, व्हेन, ये रिलेशनशिप बहुत इंपॉर्टेंट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से, व्हेन RB इज ग्रेटर देन C और RB माइनस C इज ग्रेटर देन
0। ठीक है, ये दोनों रिलेशनशिप ध्यान रखिए कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दोनों ही रिलेशनशिप आपसे एज सच एग्जाम में पूछी गई है। अब यहाँ पे आर क्या है, बी क्या है, सी क्या है, उसको भी समझ लेते हैं। व्हाट इज आर? आर इज द कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस। फॉर एग्जाम्पल, ब्रदर एंड सिस्टर्स आर रिलेटेड बाई आर वैल्यू ऑफ 0.5। ठीक है, ग्रैंड चिल्ड्रन एंड ग्रैंड पेरेंट 0.25। ध्यान दीजिएगा, कजिन्स बाई 0.125। 0.125 का मतलब क्या हुआ? इफ यू मल्टीप्लाई इट बाई 8 इट कम्स आउट टू बी 1। तो सारे एलील्स जो हर्बर्ट स्पेंसर में थे वो 8 कजिन्स में मिला के हो जाते। ठीक है, एंड हाफ सिबलिंग्स बाई आर वैल्यू ऑफ 0.25। तो क्या आर की वैल्यू आपको याद करने की ज़रूरत है? कुछ तो याद करिएगा, बाकी निकालने का तरीका भी मैं भी आपको सिखा दूंगा। बी क्या हो गया? बी इज द बेनिफिट। बेनिफिट किसको मिला? जिसके रियलिस्टिक बिहेवियर शो किया गया है। ठीक है, तो बेनिफिट इज द इंक्रीज इन चांस ऑफ सर्वाइवल ऑफ द रेसिपिएंट इंडिविजुअल। एंड व्हाट इज सी? सी इज द कॉस्ट बॉर्न बाय द इंडिविजुअल हु इज शोइंग द एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर। तो एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर तभी फेवर किया जाएगा नेचुरल सिलेक्शन के द्वारा व्हेन आर बी इज ग्रेटर देन सी और आर बी माइनस सी इज ग्रेटर देन 0। ये जरूरी, ये रिलेशनशिप जब तक ट्रू होगी तब तक एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो किया जाएगा। चलिए आगे बात करते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने बोला था कि आर की वैल्यू कैसे आप करोगे, है ना। अभी मैं उसको भी कैलकुलेट करना सिखा दूं। कुछ एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जाम्पल लाइनेसिस का है, शेरनी का, है ना। लाइनेसिस टेंड टू रिमेन विद इन प्राइड, है ना, वाइल मेल्स लीव एज अ रिजल्ट लाइनेसिस विद इन अ प्राइड। मेल्स तो चले जाते हैं, लाइनेसिस एक प्राइड में रहने की कोशिश करती हैं और इस वजह से लाइनेसिस जो एक दूसरे से जेनेटिकली रिलेटेड बाई ये वैल्यू ऑफ आर इक्वल टू 0.15। इस वैल्यू से वो आपस में एक दूसरे से रिलेटेड होती हैं। अब देखिए यहाँ इससे पता चलता है एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कैसे शो हो रहा है। लाइनेसिस की क्या होता है? दे ऑल कम टू हीट एट द सेम टाइम, दे गेट प्रेग्नेंट मोर और लेस एट द सेम टाइम, दे गिव बर्थ to young ones more or less same time, and they help each other in feeding those, in rearing those cubs. जो बच्चे पैदा होते हैं उनको पालने में एक दूसरे की मदद करती हैं। How do they help? They even show, they allow sucking of milks of each other's cub. So thus they enhance the chance of the survival of the cub. Okay, so all females come to heat at the same time, which results in simultaneous birth of cubs. Females exhibit altruistic behavior of suckling other females' cub because females are related. The kin selection hypothesis accounts for this behavior. तो देखिए इस क्यों वो एक दूसरे के बेबीज को हेल्प कर रही हैं, कब्स को हेल्प कर रही हैं, फीड कर रही हैं, बिकॉज दे आर जेनेटिकली रिलेटेड बाई वैल्यू आर इक्वल टू 0.15. सो दिस इज अ काइंड ऑफ एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जहाँ पे वो एक दूसरे के बच्चे को फीड करके दे आर बियरिंग कॉस्ट ऑफ फीडिंग द कब ऑफ अदर इंडिविजुअल, बट at the same time they are ensuring that the group continues to survive, because if that cub survives the group will expand. दूसरा एक और एग्जाम्पल यहाँ पे दिया हो, रेजिंग ऑफ अलार्म्स बाई सेंट्रीज। जैसे आपने देखा बहुत सारी जो बर्ड्स के फ्लॉक होते हैं उसमें कुछ बर्ड्स हमेशा उड़ती रहती हैं, है ना, शोर करती रहती है। दे कीप ऑन लुकिंग इफ देर इज़ नो प्रीडेटर अराउंड, एंड इफ एनी ऑफ दीज सेंट्रीज जिनको हम चौकीदार बोलते हैं, इफ दे साइट एनी प्रीडेटर इट स्टार्ट्स मेकिंग नॉइज. When it starts making noise, other members of the group get alerted. But at the same time, जब आपने अपने other members को alert कर दिया, but while making noise, you have attracted attention of the predator towards itself. है ना, हो सकता है predator पहले उसको ना देखा हो, है ना. Once that bird sighted the predator start making noise, हो सकता है predator किसी और पर अटैक करने जा रहा है और जब इसने noise करा उस पर अटैक कर सकता है. But this is altruistic behavior, है ना. It is bearing that cost to give benefit to the other group members to escape from being attacked by the predator. तो this is again an example of altruistic behavior. ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं altruistic behavior के. अभी मैंने बोला कि इस टाइप के क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आए, इवन वैल्यूज़ दे दी उन्होंने कि मालूम पड़ा आपको बी की वैल्यू दे दी, सी की वैल्यू दे दी और पूछा ये बिहेवियर किसके बीच में शो किया जाएगा. तो आपको ध्यान रखना होगा कि किस रिलेशनशिप दे देंगे, ब्रदर सिस्टर कजन्स, तो आपको देखना किस रिलेशनशिप में आर की वैल्यू इतनी है कि आर इंटू बी करने पर वो सी से ज़्यादा हो जा रहा है. इस तरह से उस क्वेश्चन को सॉल्व हो. मैं क्वेश्चन यहाँ पे नहीं कराऊंगा, आगे जब हम कभी सेशंस करेंगे वहाँ पे करेंगे. बस आपको तरीके बता रहा हूँ कैसे ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे. मैंने बोला मोस्टली आपको आर की वैल्यू कुछ तो याद ही रहेंगी, अदरवाइज इस टाइप के क्वेश्चन भी आपके CSIR में आए जहाँ आपको आर की वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ती है. तो आर की वैल्यू को, कोएफिशिएंट रिलेटेडनेस की वैल्यू को कैलकुलेट कैसे करते, आइए वो भी मैं आपको सिखा दूँ. 2 एग्जाम्पल्स के थ्रू एक्सप्लेन करूँगा. जैसे एक एग्जाम्पल यहाँ पर दिया हुआ, ध्यान दीजिएगा.
है ना, ये दो इंडिविजुअल्स हैं, लाइक दिस लेडी है ना, शी इज़ अ कॉमन मदर, शी गॉट मैरिड टू दिस टू हस्बैंड्स एंड दीज आर द किड्स दे प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे आपको आर की वैल्यू ए और बी के बीच की निकालनी है, कोएफिशिएंट ऑफ रिलेटेडनेस की वैल्यू और ए और बी के लिए निकालनी है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमें करना क्या होगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो भी कॉमन एंसेस्टर है उसको सर्च करते हैं। तो इस केस में देखिए ए और बी का एक कॉमन एंसेस्टर वो ये मदर है ना, इस फर्स्ट यू हैव टू फाइंड द कॉमन एंसेस्टर। अब देखिए इस मदर का जो भी अलील्स हैं वो अलील्स 50% यहाँ पास ऑन होंगे, 50% यहाँ पास ऑन होंगे। तो अगर हम इनकी रिलेटेडनेस देखें तो 0.5 इंटू 0.5 हो जाएगा, बात समझ भाई, 50% अलील्स इसमें गए, 50% अलील इसमें गए, तो 50% जब जाएंगे तो 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो कितना आएगा आपका 0.25, ठीक है। तो इस तरह करके आपकी वैल्यू निकल आएगी। तो देखिए ये हाफ सिबलिंग्स, अगर आप देखें मैंने अभी आगे दिखाई, हाफ सिबलिंग के लिए आर की वैल्यू कितनी होती है 0.25, ऐसे करके आप निकाल सकते हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। इसमें हमें सबसे पहले क्या करना था, फाइंड द मोस्ट रीसेंट कॉमन एंसेस्टर, उसके बाद गिवन अलील कॉपी इन द मदर इज पास टू द बोथ ऑफ हिस्ट्री। तो कोई भी अलील मदर से इसमें भी जाएगी इसमें भी जाएगी, तो ये मदर के 50% अलील यहाँ गए 0.5, 50% यहाँ गए 0.5, 0.5 इन दोनों की रिलेटेडनेस निकाली तो 0.5 इंटू 0.5 करोगे तो इट कम्स आउट टू बी 0.25, ठीक है। तो इस तरह करके आप कैलकुलेट कर सकते हैं आर की वैल्यू का। एक और एग्जाम्पल ले लेते तो उसमें भी देख लेते हैं। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ब्रदर एंड सिस्टर्स के लिए आर की वैल्यू कैलकुलेट करने को बोला गया है। इस वाले केस में चूँकि इन दोनों के लिए ये दोनों कॉमन एंसेस्टर है, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, दोनों के लिए कैलकुलेट, जैसे इस मेल की बात करें, मेल के 50% अलील इसमें गए, 50% अलील इसके गए, तो मेल के लिए कोएफिशिएंट रिलेटेडनेस की वैल्यू इन दोनों बच्चों के लिए 0.25 जैसे पहले वाले क्वेश्चन में निकाला था, ठीक है। और इसी तरह के बी इंडिविजुअल के लिए इस मदर के 50% अलील इसमें जाएंगे, 50% इसमें जाएंगे, ठीक है। तो उस मदर के अलील के लिए भी वैल्यू कितनी हो जाएगी 0.25, ठीक है, 0.25 हो जाएगी। और इस तरह करके, ठीक है, तो हम इसको ऐड कर देंगे, इट कम्स आउट टू बी 0.5। अभी आपने देखा था हाफ सिबलिंग्स के लिए आर की वैल्यू कितनी थी 0.5, और हाफ सिबलिंग्स के लिए वैल्यू कितनी थी 0.25, और सिबलिंग्स के लिए ये हाफ सिबलिंग मतलब दे आर हैविंग वन कॉमन पेरेंट एंड द अदर अनकॉमन है, डिफरेंट पेरेंट। और इस वाले केस में सिबलिंग्स बिकॉज दे आर हैविंग सेम पेरेंट्स, उस केस में वैल्यू कितनी आ रही 0.5। तो बहुत इजीली आप आर की वैल्यू को कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपको कोई क्वेश्चन दिया जाता है, मान लीजिए आर की वैल्यू दी नहीं गई, इस टाइप के क्वेश्चन आपके CSIR में आए हैं जहाँ पे उन्होंने इस तरह से आपको ग्राफ बना के पेडिग्री बना के दे दी और आपसे पूछा इनके बीच की आर की वैल्यू क्या होगी, तो इसी तरीके से आप कैलकुलेट कर लीजिएगा, ठीक है। और दूसरे इस तरह के क्वेश्चंस आए जहाँ पे उन्होंने मान लो बी और सी की वैल्यू दे दी, पूछा किस रिलेशनशिप में ये एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर शो किया जाएगा, तो अगेन आप देख लीजिए किस वैल्यू के लिए आर की वैल्यू इतनी है कि आर इंटू बी जो सी से ज़्यादा हो जा रहा है, बहुत ईजी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म की। देखिए अभी एल्ट्रुइज्म की जब हम बात करें तो हम लोगों ने बोला था एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर is shown between individuals who are genetically related to each other. They need to be genetically related to each other. Okay? But if altruistic behavior is shown by individuals who are genetically unrelated, then such behavior is known as reciprocal altruism. ठीक है, जब altruistic behavior unrelated, genetically unrelated individuals के द्वारा शो किया जाता है तो उस टाइप के बिहेवियर को बोलते हैं reciprocal altruism. ठीक है, अब reciprocal altruism का एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल मंगूज का है, जहाँ पे पाया गया कि जेनेटिकली अनरिलेटेड मंगूज जो हैं वो हेल्प करते एक दूसरे की भी। जैसे इसमें एक स्टडी करी गई थी जिसमें ब्रीडिंग पेयर्स जो थे उनकी मदद कर रहे थे जेनेटिकली अनरिलेटेड मेंबर्स। तो उन्होंने क्या करा, इस स्टडी में दो ग्रुप में मंगूज को डिवाइड किया, एक जिनके हेल्पर्स को अलाउ किया गया, दे कीप ऑन हेल्पिंग द ब्रीडिंग पेयर, द अदर ग्रुप वाज वेयर द हेल्पर्स वर रिमूव्ड एंड इट वाज शोन देन दोज विद हेल्पर्स उनकी ब्रीडिंग सक्सेस कहीं ज़्यादा थी कंपेयर टू द वन जिनके आपने हेल्पर्स रिमूव कर दिए थे। तो ऐसा नहीं कि एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स के बीच में ही शो किया जाता है, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म आपको ये शो करता है कि जेनेटिकली अनरिलेटेड इंडिविजुअल्स भी एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर को शो करते हैं। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी कॉन्सेप्ट है। एक और इसमें देखिए एग्जाम्पल देखिए, एल्ट्रुइस्टिक बिहेवियर क्यों शो, रेसिप्रोकल एल्ट्रुइज्म भी क्यों शो करने को मिलती है। अब देखिए होता क्या, देखिए एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल क्या होता है कि जब ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहेंगे, ग्रुप में रहने का बेनिफिट क्या होता है। जैसे एक सिंपल सा इमेजिन करिए, आपने वाइल्ड डॉग्स देखे हैं, एक छोटा सा वाइल्ड डॉग
अगर आप जस्ट इमेजिन कि अगर वो इंडिविजुअली फीड करने की कोशिश करे तो वो एक डियर को भी नहीं मार सकता, बट व्हेन दे आर पैक ऑफ डॉग्स तब दे आर मोस्ट फेरोशियस वन, दे कैन इवन किल लायन ऑल्सो। बात समझ में आई? तो फ़ायदा क्या ग्रुप में रहने का? दे कैन किल अ बिगर प्रे। कॉस्ट क्या हो रही है? दे विल हैव टू शेयर द फूड, तो दे हैव टू गो फॉर दिस कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस, जो मैं आपको एक नए ईसे इकोलॉजी के लेक्चर जो मैं बिहेवियरल इकोलॉजी पढ़ाऊंगा वहाँ पे बताऊंगा कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस कैसे करी जाती है। ठीक है, अभी एक और चीज़ समझने की कोशिश करते हैं कि क्या एडवांटेजेस हैं ग्रुप में रहने के, कैसे आप एक्सप्लेन करोगे। तो दो इम्पॉर्टेंट हाइपोथेसिस में प्रपोज करी, एक को बोलते हैं मैनी आइज हाइपोथेसिस, एक को बोलते हैं सेल्फिश हर्ट हाइपोथेसिस। पहले बात करते हैं मैनी आइज हाइपोथेसिस। व्हाट डज दिस मैनी आइज हाइपोथेसिस सेज? जस्ट इमेजिन करिए जैसे इंडिविजुअल और कोई किसी जंगल में आप किसी एक इंडिविजुअल को छोड़ दो, तो किसी भी इंडिविजुअल के दो आइज़ हैं, एक समय वो एक डायरेक्शन में देखेगा, बट आप भी जानते हो ही इज़ एक्सपोज्ड फ्रॉम 360 डिग्री व्हेन ही इज स्टैंडिंग इन अ फॉरेस्ट, इज एक्सपोज्ड टू अ प्रीडेटर ऑन 360 डिग्री। प्रीडेटर कैन अटैक फ्रॉम एनी साइड, तो अगर वो एक साइड में देखना, मानो दूसरे से अटैक कर दिया, ही विल बी किल्ड। सो इफ देयर आर टू इंडिविजुअल्स, तो चांसेस है एक अलग डायरेक्शन, दूसरा दूसरे डायरेक्शन, यू आर कवरिंग टू डायरेक्शंस। If there are three individuals, are covering three directions. So bigger the individual, bigger the group, bigger the number of individuals in a group, more is the chance that you will sight the predator. Because कोई ना कोई उस डायरेक्शन में देख रहा हो जिधर से प्रीडेटर के आने की गुंजाइश है। तो एक ये कहता है कि मैनी आइज हाइपोथेसिस, ढेर सारी आइज होती हैं, तो चांसेस हैं कि बिफोर प्रीडेटर विल अटैक यू विल गेट अलर्टेड, आपके पास मौका होता है अलर्ट होने का और आप प्रीडेटर अटैक करो उसके पहले आप भाग के अपने आप को बचा सकते हो। तो ये तो हो गई व्हाट वी कॉल मैनी आइज हाइपोथेसिस। दूसरी और एक हाइपोथेसिस है जिसको बोलते हैं सेल्फिश हर्ट हाइपोथेसिस। इसमें मान के चलते हैं कि इंडिविजुअल्स जो हैं, जो ग्रुप मेंबर्स हैं, वो स्टैटिस्टिकली बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। स्टैटिस्टिकल इंटेलिजेंट होने का मतलब मैंने क्या कहा, आप ऐसे समझिए, आप जैसे फॉरेस्ट में खड़े हुए हैं, है ना, तो एक प्रीडेटर और एक प्रे, तो 1 in 1 चांस है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे 2 प्रे कर दूँ तो किसी भी प्रे के अटैक होने के चांसेस क्या हो गए? 1/2। 50% चांस है प्रीडेटर इसको अटैक करेगा, 50% चांस इसको अटैक करेगा। तीसरा कर दो तो 1/3। तो बिगर द फ्रे, जितना बिगर द ग्रुप नंबर, जितने ग्रुप मेंबर्स ज़्यादा होंगे उसमें किसी भी इंडिविजुअल पे अटैक होने की प्रोबेबिलिटी उतनी कम हो जाएगी। ठीक है, तो एक तो ये हो गया कि एडवांटेज आपके पास के उतनी पॉसिबिलिटी कम हो जाती, यू आर बीइंग अटैक्ड बाय द प्रीडेटर। दूसरा क्या होता है, आपने जैसे आपने डिस्कवरी पे, एनिमल प्लैनेट पे देखा होगा इस टाइप के चैनल्स पे, कि जो भी ग्रुप्स होते हैं उसमें इंडिविजुअल्स की टेंडेंसी क्या होती है? दे कीप ऑन पुशिंग ईच अदर। व्हाई डू दे पुश ईच अदर? उसकी वजह क्या होती है? दे वांटेड टू ऑक्यूपाई द सेंटर मोस्ट पोजीशन इन द ग्रुप। क्योंकि जितना आप पेरिफेरी पे हो उतने चांसेस हैं, क्योंकि कोई भी प्रीडेटर अटैक करेगा तो बाहर वाले पे पहले अटैक करेगा। तो अगर आप सेंटर में रहते हो तो आपको बचने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ठीक है, तो ये दो हाइपोथेसिस एक्सप्लेन करती हैं, जिसके थ्रू हम एक्सप्लेन कर सकते हैं क्यों ऑर्गेनिज्म ग्रुप में रहना पसंद करते हैं और ग्रुप के सर्वाइवल के लिए क्या ज़रूरी है। एल्ट्रिस्टिक बिहेवियर कौन शो करता है? जेनेटिकली रिलेटेड इंडिविजुअल्स। ठीक है, तो बहुत सारी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट मैंने आपको पढ़ाई इस टॉपिक में, जो मैंने बोला कि क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए कि आराम से हो जाएंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आई होप आपको टॉपिक समझ में आया होगा। दोबारा इस वीडियो को वॉच करिएगा, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ। ईसे इकोलॉजी में मैंने बहुत ही इंपॉर्टेंट लेक्चर्स डाले हुए हैं। CSIR नेट की अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं, इकोलॉजी एक ऐसी यूनिट है जिससे सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस आते हैं। ठीक है, तो कीप ऑन वॉचिंग दिस वीडियोस। थैंक्स फॉर वॉचिंग।